उसको कुछ पुराना 8th स्टैंडर्ड से भी मैच करना है अपने को, कि हमने 8th स्टैंडर्ड में जो रिकॉल किया, जो पढ़ा था उसको रिकॉल करना है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, एंड 9th स्टैंडर्ड के बाद उसी को फॉरवर्ड करना है अपने को 10th स्टैंडर्ड में। सो अभी जो पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें मैं 8th स्टैंडर्ड से रिकॉल करूंगी, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड से 9th में रखेंगे, एंड 9th के बाद इसको आपको और अच्छे से लर्न करके रखना है, दिमाग में फिक्स करके रखना है, क्योंकि ये फॉरवर्ड होगा आगे नेक्स्ट क्लास में 10th स्टैंडर्ड में। ठीक है, कुछ और फॉर्म में कहीं ना कहीं आपको ये चीजें यूटिलाइज होंगी। चलो, वर्क पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, वेरियस एक्टिविटीज के दिख रहे हैं, इसमें से आप कौन से पिक्चर को बोलोगे कि इसमें वर्क हो रहा है? गर्ल इज स्टडिंग, लड़का बॉल से खेल रहा है, दूसरी लड़की टीवी दिख रही है, एंड एक आदमी एक बहुत बड़ा बोरा लेके कुछ सामान लेके चल रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप में से कोई भी शेयर करो कि इनमें से आप इन एक्टिविटीज में से किसको बोलोगे कि यहाँ पर काम हो रहा है? मैम एक अंकल बोरा लेके चल रहे हैं, वो काम हो रहा है। Yes, चलो, ma'am, एक अंकल बोरा एक आदमी बोरा लेके चल रहा है तो वहां पर काम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बाकी के 3 पिक्चर्स में काम नहीं हो रहा है। मैम एक लड़की स्टडी कर रही है। मैम एक स्टडी कर रही है। एक लड़की स्टडी कर रही है, एक लड़का बॉल खेल रहा है, एक लड़की टीवी देख रही है, और एक आदमी बोरा उठा के चल रहा है। ठीक, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आती है कि एक आदमी बोरा लेके चल रहा है तो वहां पर काम हो रहा है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बाकी 3 जगह पर काम नहीं हो रहा है क्या? नो, बाकी 3 जगह पर भी काम हो रहा है। ठीक, Yes, इसका ma'am. मतलब काम, Yes, ma'am. वर्क की डेफिनेशन साइंटिफिक टर्म में देखी जाए तो कुछ और आती है। वर्क मीन्स कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना ही नहीं होता, इसी को काम करना नहीं बोलते। अ बॉय इज जस्ट पुशिंग द बॉल डाउनवर्ड, बाउंसिंग करा रहा है बॉल की, तो उसमें भी तो वो काम कर रहा है। कैसे काम हो रहा है आगे देखते हैं। एक लड़की टीवी देख रही है तो वो भी एक अपनी जगह पर बैठी है, ना वो खुद हलचल कर रही है, ना टीवी हलचल कर रहा है, टीवी के अंदर पिक्चर हिल रहे हैं, वो उसको आंखों से देख रही है, तो आंखों से देखने का भी काम तो हो ही रहा है। डन, क्लियर? मेंटल वर्क हो रहा है, आंखें जो देख रही हैं, दिमाग उसको समझ रहा है, कान उसको सुन रहे हैं। ठीक है ना? सो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, मीन्स काम हो रहा है। पिक्चर नंबर 1 में एक लड़की पढ़ाई कर रही है, अगेन वही चीज है, आंखें काम कर रही हैं, दिमाग से लिख रही है या लर्न कर रही है। डन, मेंटल वर्क हो रहा है। तो जनरली साइंटिफिकली बात करें तो फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज जो दोनों होती है वो दोनों ही वर्क कहलाती हैं। ठीक है, आई एम हाइलाइटिंग सम पॉइंट्स इन योर टेक्स्ट बुक, सो यू कैन आल्सो डू दिस इन योर टेक्स्ट बुक, दैट जनरली हम जो काम बोलते हैं दैट इज एनी मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज रेफर टू एज वर्क। हम चलते हैं, सामान एक जगह से दूसरी जगह पर उठा के रखते हैं, ठीक है ना? सो ये सब जगह पर काम होता है। ठीक, हम ये बोलते हैं कि काम हो रहा है। स्टडी करना भी एक काम है, मेंटल वर्क है उसके अंदर, एंड फिजिकल वर्क, सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस रखना, चलना, या फिर बॉल उठा पटक करना, ये सब चीजों में वर्क आता है। तो फिजिक्स के डेफिनेशन में वर्क क्या चीज होती है वो देखो। डेफिनेशन सेज work is said to be done when a force applied on an object causes displacement of the object. फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में काम तभी कहलाता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए एंड उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए। डिस्प्लेस हो जाए मतलब उसकी प्लेस चेंज हो जाए। ऊपर के एग्जांपल में हमने देखा, एक आदमी बोरा उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, बोरा उठाने में उसको फोर्स लग रहा है ना, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है वो, एंड वो मस्कुलर फोर्स लगाने के कारण बोरा एक जगह से उठाया और चलकर दूसरी जगह पर रख दिया। तो फिजिक्स की भाषा में वहां पर काम हुआ। पढ़ाई कर रही है लड़की, टीवी देख रही है लड़की, उसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई फोर्स नहीं लगा, इसलिए फिजिक्स की भाषा में उन दो पिक्चर्स में काम हो रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते। सेकंड नंबर के पिक्चर में लड़का बॉल जंप करा रहा है, बाउंसिंग करा रहा है बॉल की, तो बॉल पर वो फोर्स तो दे ही रहा है ना, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, एंड उस मस्कुलर फोर्स लगाने के कारण बॉल डिस्प्लेस हो रही है ना, कभी जमीन पर, कभी उसके हाथ में, कभी जमीन पर, कभी उसके हाथ में। ठीक है ना? बॉल की प्लेस चेंज हो रही है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब वर्क डन हो रहा है। ठीक है,
इसका मतलब ये कि साइंस की भाषा में अगर हम कहें कि ये वाला पहला वाला पिक्चर देखो, एक आदमी अगर बोरा लेके दिन भर एक ही जगह पर खड़ा है, यहां से चलकर यहां नहीं आया है, ठीक है। बोरा लेकर अगर आप दिन भर खड़े रहो तो फिजिक्स की भाषा में आपने तो काम कुछ नहीं किया। इज इट अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? अग्री? यस मैम। है ना, आप बोरा लेकर खड़े ही रहे, आप कहीं चले ही नहीं, उस बोरे को कहीं आपने डिस्प्लेस ही नहीं किया, रखा ही नहीं उठा के, दैट मीन्स आपने काम नहीं किया। लेकिन अगर फिजिकली आपकी बॉडी में देखो तो दिन भर अगर आप बोरा लेके खड़े रहे तो आपकी बॉडी की एनर्जी तो पूरी खत्म हो गई। यस मैम। थक जाओगे ना, तो बॉडी की पूरी एनर्जी खत्म हो गई, इसका मतलब हमने एनर्जी तो लगाई थी, कहीं ना कहीं फोर्स तो लगाया था बोरे को पकड़ने के लिए। तो क्या तब हमने काम नहीं किया था? डिस्प्लेसमेंट जरूर नहीं हुआ लेकिन फोर्स तो लगाया था। तो फिजिक्स की भाषा में जब तक फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट साथ में नहीं आता, वर्क डन नहीं कहलाता। नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही? आवाज तो हाँ बीच बीच में बहुत आ रही है मैम। हो रहा है। तो बेटा मैम चालू होगी, थोड़ा सा बंद हो रही है, फिर से चालू हो रही है। एक काम करो, आप लोग अपने मोबाइल म्यूट करके रखो। आपको जब बोलना हो ना मेरे साथ, क्वेश्चन के आंसर देना हो ना, तभी अनम्यूट करना। हो सकता है वो एयर का भी डिस्टरबेंस आता है, ठीक है ना। सो कीप योर माइक्रोफोन म्यूटेड। जब आपको बोलना हो ना तभी उसको अनम्यूट करना, तब फर्क देखना। मैं पूरी क्लास म्यूट कर दूंगी ना तो फिर आपका पार्टिसिपेशन मुझे समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना, कि आपको समझ में आया कि नहीं, आप कोई सवाल का जवाब दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। इसलिए क्लास को मैं अनम्यूट ही रखती हूँ, बट आप अपने आप को म्यूट करके रखो तो क्लास में साइलेंस रहेगा और हवा का भी आवाज नहीं आएगा आपको। हो गया? क्लियर हो गया? तो जिसको भी जवाब देना हो सिर्फ अनम्यूट करना, जवाब देना और वापस से म्यूट कर देना। अभी क्लियर हो गई संपदा? यस मैम। हाँ, तो कंटिन्यूएशन में आवाज आएगा क्योंकि एयर के कारण भी डिस्टरबेंस आता है। चलो, सो मैं ये कह रही थी कि फिजिक्स की भाषा में वर्क डन तभी कहलाता है जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हो, ठीक है ना। सो इसीलिए यहाँ से फोर्स का स्टेटमेंट आता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब होता है तभी वर्क डन कहलाता है। सो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डन। वर्क तभी कहलाता है जब फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट आता है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस हमने देख लिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको मालूम है कि नहीं मालूम? मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ये सारे फोर्सेस देखें। चलो, आप इस पिक्चर को देखो और यहां से वर्क डन एक्चुअली अपन फिजिक्स का समझते हैं। पिक्चर नंबर ए, इसमें वर्क हो रहा है। एक लड़की स्पॉन्ज से लेकर टेबल साफ कर रही है। स्पॉन्ज पर वो अपना मस्कुलर फोर्स लगा रही है, मस्कुलर फोर्स के कारण स्पॉन्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी पर डिस्प्लेस होता रहता है। साफ कर रही है टेबल, एंड इस डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। चलो, यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लगा रही है वो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में ही है ना, पकड़ के रखा हुआ है ना, कांटेक्ट फोर्स है ना इसमें। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में फोर्स लग रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने वाली बॉडी के साथ ही डिस्प्लेस हो रहा है, उसके हाथ के साथ ही डिस्प्लेस हो रहा है ना, ए से बी के बीच में, और वो टेबल साफ हो रहा है। क्लियर? अब दिस पिक्चर नंबर बी एंड पिक्चर नंबर सी थोड़ा सा देखो। एक बेबी एक कार्ट को पुल कर रही है, छोटा सा खिलौना है उसको खींच रही है, लेकिन वो खिलौने को डायरेक्ट नहीं पकड़ रही है। एक्चुअली वो फोर्स कहाँ लगा रही है? इस रस्सी के ऊपर। ठीक, फोर्स की डायरेक्शन देखो, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? यहां से जमीन पर ये जो कार्ट के चक्के लगे हैं ये जमीन के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन फोर्स इस एंगल पर लग रहा है। अभी भी किसी का माइक्रोफोन म्यूट नहीं है बेटा, म्यूट इट। ये तो मुझे यस क्लास मैम। में अनम्यूट करो, उसको म्यूट करके रखो बेटा। सो पिक्चर बी में जो फोर्स लग रहा है वो स्ट्रिंग पर लग रहा है, एंड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से डिफरेंट है। फोर्स जो लग रहा है वो इस कार्ट के इस एंगल पर लग रहा है, लेकिन कार्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है?
along with this line, जमीन के साथ चल रहा है उसका, ठीक है ना। उसी तरह से ये एक बड़ा व्हीकल छोटे व्हीकल को टो कर रहा है। इस टोइंग में देखो, ये जो बड़े व्हीकल के साथ रस्सी बंधी हुई है, ये एक्चुअल फोर्स यहाँ पर इस एंगल पर फोर्स लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? अलोंग द ग्राउंड, ठीक है ना। सो इन दोनों ही पिक्चर नंबर बी एंड सी में जो फोर्स है, इसका डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ कुछ एक एंगल बनाता है। किस ऑब्जेक्ट के कौन से प्लेस के साथ? उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ उसका एक एंगल बनता है। तो इन केसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। चलो, अगर बच्चा एक कार्ट को पुल कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। तो उस पर जो लगने वाला फोर्स है, अगर हम मान के चलो कि वो फोर्स एक एंगल से लग रहा है एंड जो कार्ट है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक। तो इस पर जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो हम एक्चुअली ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से कैलकुलेट करेंगे ना। जो फोर्स उस कार्ट को जमीन पर अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता है, उसके डिस्प्लेसमेंट से काउंट करेंगे। तो अगर हम ये कहें कि फोर्स F, अगर फोर्स F इस पर अप्लाइड किया हुआ है, तो उस फोर्स का एक कंपोनेंट F1 डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना। फोर्स को हम लगभग तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फोर्स जो स्ट्रिंग के अलोंग लग रहा है और एक फोर्स जो गाड़ी को हॉरिजॉन्टल प्लेन के अलोंग खींच रहा है। तो एक पोर्शन इसका सपोज F1 है, उस फोर्स का F1 कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कराता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन विल बी W इक्वल्स टू F1 इंटू S, और S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। F टोटल फोर्स है, ठीक है, टोटल अप्लाइड फोर्स है, जिसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण जो फोर्स लग रहा है वो उस फोर्स का एक पार्ट है F1 एंड उसके कारण डिस्प्लेसमेंट S हो रहा हो, तो वर्क डन विल बी F1 इंटू S, ठीक। चलो, अब जो फोर्स स्ट्रिंग के डायरेक्शन में लग रहा है, रस्सी के खींचने के जो डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक एंगल बनता है, सपोज दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। ये वाला, ये कार्ट है, ठीक। इस कार्ट को यहां से ये लड़की F फोर्स से पुल कर रही है, लेकिन इस फोर्स का रिजल्ट कहां पर जा रहा है? एक पार्ट इधर भी लग रहा है ना, F1 कंपोनेंट, जो इस कार्ट को इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ साथ आगे बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि F फोर्स एक्चुअल में यहाँ जो लग रहा है उसका कुछ ना कुछ एक पार्ट यहाँ से इस कार्ट को आगे मूव कराने में हेल्प कर रहा है, क्लियर। तो अगर इस स्ट्रिंग का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल सपोज थीटा है, ठीक है ना। सो इस थीटा एंगल के साथ हम ये F1 कंपोनेंट डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। सो एक ये सेटअप यहाँ पर अगर लगा तो इस पर आप ट्रिग्नोमेट्री के रूल अप्लाई कर सकते हो। याद है सबको ट्रिग्नोमेट्री? 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा आपने ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है ना अभी आपने? है ना, 9th स्टैंडर्ड में अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में नहीं पढ़ा है ना बेटा? नो हाँ, ये भी शायद आपको पार्ट 2 में आएगा। हम स्टार्ट होने का है। हाँ, स्टार्ट होने का है, नो प्रॉब्लम। 9th में लेकिन ट्रिग्नोमेट्री है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की वो एक स्ट्रीम है, म्यूट करो बेटा माइक, जो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज, बेस एंड दिस परपेंडिकुलर, ठीक है, इन तीनों के रिलेशन की बात करती है, ठीक है। म्यूट करो बेटा, किसी का फोन म्यूट नहीं है, म्यूट योरसेल्फ। यस, सो ट्रिग्नोमेट्री से हम इस थीटा को निकाल सकते हैं एंड थीटा मिल गया तो हम F1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना।
सो अगर ये सपोज एंगल थीटा यहाँ पर बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ, तो हम इस कंपोनेंट F1 को निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल बनाते समय इफ सपोज दिस लाइन इज बेस, इसको हमने F1 दिया है, दिस लाइन इज F हाइपोटेनस, ठीक, तो हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं कॉस। आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। सो बेस की लेंथ एंड हाइपोटेनस की लेंथ, तो हमको ये फैक्टर ही निकालने हैं दोनों की। सो cos थीटा इक्वल्स टू F1 बाय F, हमारे इसके लिए बेस इज F1 एंड हाइपोटेनस इज F, तो F1 क्या हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसपोजिंग करो तो F1 बिकम्स F cos थीटा, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इस F1 की वैल्यू को यहां से लिखें F cos थीटा से, तो क्या आ जाएगा, वर्क डन will be equals to F cos theta into S, ठीक है ना। That means this is W equals to F S cos theta, ठीक। और अगर हम इसमें थीटा की वैल्यूज अलग अलग लिखें, ठीक है ना, थीटा की वैल्यूज अगर अलग अलग लिखें तो किस तरह से चेंजेस आते हैं देखो। अगर हम cos थीटा की वैल्यू, अगर एंगल 0 डिग्री का हो, ठीक, आपके पास ये पिक्चर पूरा दिख रहा है, मेरे पास स्क्रीन में पूरा नहीं दिख रहा, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो शायद दिखाई नहीं देगा आपको, हाँ फिक्स करना पड़ेगा उसको। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, थीटा की वैल्यू 0 होना मतलब क्या, थीटा की वैल्यू 0 होना मतलब ये जो F है, ये फोर्स की लाइन यहां मैच हो जाना, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। F जो है वो F1 पर आ जाए तब ये वैल्यू 0 हो जाएगी ना एंगल की, हो गया, आ रहा है समझ में। इसका मतलब ये कि हम इस काट को यहां से रस्सी बांध कर ना खींचे और डायरेक्टली यहां से खींचे, पूरा का पूरा फोर्स यहां से हॉरिजॉन्टली लगाएं, तब वर्क डन जो है ये पॉजिटिव कहलाएगा F इंटू S, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हमने वर्क डन किया, काम हुआ, क्लियर। अब देखो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लगाते हैं, 90 डिग्री लगाया म्हणजे क्या किया, ये वाला एंगल 90 हो गया, 90 हो गया मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन यहाँ से F की जा रही है ना, वो एक्चुअली क्या हो जानी चाहिए, ये ऐसी हो जानी चाहिए, सॉरी परपेंडिकुलर आ जानी चाहिए, ऐसी सीधी स्ट्रेट लाइन, तब थीटा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। आ रहा समझ में, हाँ। सो अगर cos थीटा 90 डिग्री हो गया तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। अब देखो यहां पर अगर आपने रस्सी यहां पर बांधी है, इस काट को यहां से खींच रहे हो तो काट इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना। लेकिन अगर आपने रस्सी बांध के काट को यहीं से ऐसा ऊपर पुल करना शुरू कर दिया तो काट आगे बढ़ेगी क्या, जवाब दो। नो मैम। नो मैम। नहीं बढ़ेगी काट आगे, काट कहां पर जाएगी, सीधे सीधे ऊपर की तरफ चढ़ेगी, वो यस। चढ़ेगी ना, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि आपने कहीं डिस्प्लेसमेंट तो किया ही नहीं, काट को नीचे छोड़ दो तो वापस इधर ही आ जाएगी अपनी जगह पर, आप फोर्स हटा दो काट नीचे आ जाएगी, आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं, नहीं हुआ ना। आपने अगर ये 90 डिग्री कर दिया एंगल, इस मींस आपने यहां से इस काट को ऐसा ऊंचा उठाया, तो काट को ऊंचा उठाना इज नॉट वर्क डन, तो वर्क देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई, cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई मतलब W भी 0 हो गया, हो गया। मैथमेटिकली समझ में आ रही है ये चीजें, आ रही है ना। तो मैथमेटिकली एंड प्रैक्टिकली इन दोनों का रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, कब हम बोलेंगे कि वर्क इज डन एंड कब हम बोलेंगे कि वर्क इज नॉट डन, 0 हो गया वो, ठीक है, आ रहा समझ में। एंड नाउ अब अगर हम इसमें थीटा की वैल्यू 180 डिग्री कर दें, आप देखो 180 डिग्री कर दिया मतलब क्या हो गया, अब आप फोर्स पहले यहां से लगा रहे थे ना, अब वहां से लगाने के बजाय आप फोर्स इधर लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तब ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा, ठीक। तो मैथमेटिकली
cos थीटा अगर 180 डिग्री हो तो इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे ना, तो cos थीटा 180 डिग्री जब हो जाता है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। इसका मतलब आप नेगेटिव वर्क कर रहे हो, एंड नेगेटिव वर्क कर रहे हैं मतलब एक कोई आदमी काट को इधर खींचने की कोशिश कर रहा है और आप उसको उल्टा उस डायरेक्शन में खींच रहे हो। काट को इस डायरेक्शन में जाना है, आप कहाँ भेज रहे हो उसको, वापस खींच रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो वर्क नेगेटिव वर्क कहलाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स की भाषा में 3 टाइप के वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क तभी कहलाएगा जब डिस्प्लेसमेंट कुछ एक फिक्स डायरेक्शन में हो, तब वर्क डन पॉजिटिव कहलाएगा। वर्क डन जीरो कब कहलाएगा, वही जैसे मैंने सामने वाली पिक्चर में आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर आप 100 किलो का बोरा आपके सर पे लेके खड़े रहो दिन भर, उस बोरे को कहीं नहीं रखो, तो वर्क डन नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उसको डिस्प्लेस ही नहीं किया, आपने नीचे से उठा के सर पे रख लिया, हो गया ये जीरो। 90 डिग्री का बना था एंगल, हुआ ना, आई चीज समझ में। सो वर्क डन जीरो हो गया। एक वर्क डन जीरो कब होगा, जब आप उस बोरे को उठाओ एंड गोल गोल एक चक्कर लगा के वापस उस जगह पे आके खड़े हो जाओ। ठीक, आ रही है मेरी बात समझ में। आपने एक बोरा उठाया, उसको एक सर्कुलर पाथ में गोल चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पे आके खड़े हो गए। आपने बोरा उठाया, आप चले, काम किया, लेकिन फिजिक्स की भाषा में काम हुआ ही नहीं, क्योंकि बोरा डिस्प्लेस ही नहीं हुआ। जहां से आपने काम करना शुरू किया था वापस ने आपने लाके वहीं पे खड़ा कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फिर वर्क डन कुछ भी नहीं कहलाएगा। इन दैट केस आल्सो वर्क विल बी कॉल्ड एज जीरो वर्क डन। ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में भी अगर आप पुल करने की कोशिश करेंगे तब वर्क डन नेगेटिव कहलाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, कब काम पॉजिटिव कहलाता है, कब वर्क जीरो कहलाएगा एंड कब वर्क डन नेगेटिव कहलाएगा। आया आप लोगों को समझ में ये चीज? क्लियर हुआ? मैम हाँ, मैम अगर हमें cos थीटा की वैल्यू कैसे पता चलेगी अगर पूछा जाए तो? cos थीटा की वैल्यू आपको पूछी नहीं जाएगी। जब आप ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तब आपको पूरे टेबल लर्न करने हैं। cos थीटा की वैल्यू आपको 0 हो तो क्या होती है उसकी वैल्यू, cos थीटा 180 हो तो कितना होता है, वो सब आपको लर्न करना है। एंड ये चीजें पहले से दी हुई है, कहाँ से आती है ये लर्न नहीं करना है आपको। ठीक है ना, cos थीटा cos 180 जो होता है वो -1 होता है, ये आपको लर्न करना है। cos 90 डिग्री 0 होता है, ये आपको लर्न ही करना है। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि अक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम एंगल के सारे एंगल को अक्यूट बोलते हैं, है ना, उसी तरह से इन एंगल्स की जो वैल्यूज है ना ये फिक्स्ड हैं एंड इसी फिक्स्ड वैल्यू के साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। तो कहाँ से आएगा ये ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने कहा आपको ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ना है। अभी भले नहीं समझ में आएगा, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, बढ़ू आगे बढ़ू, यूनिट निकाले वर्क का। चलो, यूनिट अगर इसकी कैलकुलेट करनी हो तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के यूनिट रख दिए जाएं। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो जाएगा। ठीक है ना, सो यूनिट ऑफ फोर्स विल बी न्यूटन मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर जो होता है इसको बोलते हैं जूल। ठीक है ना, वर्क का एसआई यूनिट जो होता है इसको बोलते हैं जूल। जब 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको बोलते हैं 1 जूल। कैसा? If a force of 1 Newton displaces an object through 1 meter in the direction of the force, then amount of work done is called as 1 joule. So 1 joule is equals to 1 Newton into 1 meter. CGS system में इन्हीं को छोटा कर दो, force का unit हो जाएगा डायन and displacement will be centimeter. ठीक है, तब CGS system में जो work done होगा उसको बोलते हैं अर्ग। अर्ग रीड करते हैं इसको, तो 1 अर्ग इज 1 डायन सेंटीमीटर। कन्वर्जन करना हो तो अर्ग एंड जूल्स के कन्वर्जन इस तरह से लिखे हुए हैं। 1 न्यूटन मींस 10⁵ डायन एंड 1 मीटर इज 10⁵ 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर से मीटर कन्वर्ट करो एंड न्यूटन से डायन कन्वर्ट करो, तो इस तरह के कन्वर्जन होंगे।
तो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग। ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 10 रेज़ टू पावर 5 डायन एंड 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर्स। इसको कन्वर्ट करेंगे तो जूल एंड अर्ग का आपको रिलेशन मिल जाएगा। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग।